हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट एजुकेशन के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता, हमने ल्यूसेंट की बुक शुरू कर रखी है और उसमें से हमने 11 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा क्या था? वेव तरंग था। आज क्या हमारा? ध्वनि तरंग। मतलब आज हम बात करेंगे, कल हमने बात की थी तरंग के बारे में, तरंग कौन कौन सी होती है, कितने उसके प्रकार होते हैं। आज बात करेंगे ध्वनि तरंग के बारे में। ध्वनि तरंग की बात करें, ध्वनि तरंग क्या? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या है आपको मैंने कल बता दिया था। जिसने कल वाला लेक्चर नहीं देखा, वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें से जाके लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंग की बात करूँ, ध्वनि कौन सी तरंग है? ध्वनि कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और ध्वनि की तरंग आवर्ती प्रेशर, मतलब जो ध्वनि की जो तरंग है वो क्या? आवृत्ति पर डिपेंड करती है। ठीक है, कितनी? 1, 2। ठीक है, 3 प्रकार की ध्वनि तरंग होती है। कौन कौन सी होती है समझो। जो सबसे पहले मैं बात करूँ, ठीक है, अवसरने तरंगे। इसमें क्या होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे। मतलब हर्ट्ज किसकी फ्रिक्वेंसी थी? हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी की ऐसा ही मात्रक है। मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या बोलते हैं? अवसरने तरंग कहते हैं। और हमारा कान नहीं सुन पाता, मतलब इनको हम नहीं सुन सकते। और ये तरंगे बड़े आकार में स्रोतों को उत्पन्न किया जाता है। मतलब इस प्रकार की तरंगों को यह बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। मतलब बहुत बड़े बड़े स्रोत होते हैं, उससे उनको उत्पन्न किया जाता है। अगले बात करें श्रव्य तरंग, मतलब जो हम सुन सकते हैं। मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों के हम सुन सकते हैं। और इन तरंगों क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंग कहते हैं। और इन्हें हमारा कान सुन सकता है। एग्जाम में कन्फ्यूज कर दे देगा कि कौन सी तरंग मनुष्य सुन सकता है। वो क्या करेगा? 20 हर्ट्ज से लेकर वो क्या कर देगा? 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, क्योंकि 20 किलो हर्ट्ज किसके बराबर है? 20,000 हर्ट्ज के बराबर है। क्योंकि 1 किलो के अंदर 1000 किलोग्राम होते हैं। तो आपको क्या 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज भी वो दे सकता है। आगे प्रासव तरंगे, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव, जो 20,000 हर्ट्ज से आवृत्ति से ऊपर होती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रश्रव्य तरंग बोलते हैं। और मनुष्य इन्हें नहीं सुन पाता। ठीक है, और परंतु कुछ जानवर, जैसे बात करूं कुत्ता, ठीक है, कुत्ता हो गया, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। ठीक है, इन्हें कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली सुन सकते हैं, चमगादड़ सुन सकते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा हो कि भूकंप आने से पहले क्या कुत्ते भौंकने लग जाते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें प्रासव तरंगें सुनाई देती है। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ हो गई, ये क्या ऐसी ऐसी ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, इन तरंगों को, ठीक है, डाल्टन सिटी के द्वारा व दाब व विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज में क्रिस्टल की कंपन से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, मतलब यदि बात करूँ डाल्टन की सिटी के द्वारा, या दाब विद्युत प्रभाव की विधि के द्वारा, या क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपन से क्या इन्हें उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण बहुत अत्यधिक ऊर्जा होती है। और इनके साथ तरंग दैर्ध्य छोटी होने के कारण वे पतले, ठीक है, किरण पुर्जे के रूप में दूर तक भेजा जा सकता है। मतलब इन तरंगों के बहुत दूर तक इन्हें भेजा जा सकता है। इसका जो अच्छा उपयोग है वो कहा किया जाता है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, इनके उपयोग की बात करूं, संकेत भेजने के लिए, समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए, कीमती कपड़े, वायुयान व गाड़ियों के पुर्जे साफ करने के लिए, ठीक है, कल कारखाना व चिमनियों में, ठीक है, कालिख में, ठीक है, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु नष्ट करने के लिए, या गठिया रोग का उपचार व मस्तिष्क में ट्यूमर पता लगाने के लिए क्या इनका उपयोग किया जाता है। यदि प्रासव ध्वनि का उपयोग की बात करूं, संकेत भेजने में, समुद्री गहराई मापने में, कीमती कपड़ों व वायुयान घड़ी के पुर्जे साफ करने के लिए, ठीक है, कारखानों की चिमनियों को कातिल हटाने के लिए, दूध में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए, और गठिया रोग के उपचार व मस्तिष्क में से ट्यूमर हटाने के लिए क्या इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखो ध्वनि की चाल, यदि बात करूँ ध्वनि की चाल, जो ध्वनि की चाल है वो क्या विभिन्न माध्यम पे डिपेंड करेगी। ठीक है, मतलब जो ध्वनि की चाल है वो विभिन्न माध्यम की बात करूँ तो जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, में ठोस में से, द्रव में से, गैस में से। ठीक है, माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम के प्रस्थता तथा गंतव्य पर निर्भर करती है। ठीक है, और आगे बात करूँ, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसके अंदर होगी? सबसे अधिक ठोस के अंदर होगी, फिर द्रव में, और फिर गैस में। ठीक है, सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है? ठोस में होती है, उसके बाद किस में होती है? द्रव में, उसके बाद किस में? गैस में। यदि मैं वायु में ध्वनि की चाल की बात करूँ तो कितने? 332 किलोमीटर प्रति सेकंड। एग्जाम में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 किलोमीटर प्रति सेकंड। और जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? यदि जल की बात करूँ तो ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1400
1483 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और लोहे में यदि बात करूँ तो सबसे कितनी होती है, ठीक है, 5130 मतलब 5130 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, समझ में आ गई। और ध्वनि की चाल कितनी है वायु के अंदर, 332 किलोमीटर प्रति सेकंड। और यदि बात करूँ मैं जल में कितनी, 1483, और ध्वनि की बात लोहे में बात करूँ तो 5130। ठीक है, देखो जब ध्वनि को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजा जाता है तो उसकी चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। मतलब उसकी चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। जैसे कोई इंसान बोला, ठीक है, ये अपनी चाल में चल रहा है, ठीक है, इतनी स्पीड में आवाज़ गई, धीरे धीरे क्या आवाज़ कम हो जाएगी, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम और कम, फिर बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, यदि ये बात करूँ, ये क्या था, इसका तरंग दैर्घ्य चेंज हो गया। ठीक है, और क्या चाल, इसकी स्पीड भी क्या कम होगी, लेकिन इसकी आवृत्ति चेंज नहीं होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कभी भी नहीं होगी। ठीक है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। मतलब ध्वनि की चाल है वो क्या आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। इस बात को आप याद रखना याद से। अभी देखो, जो ध्वनि की चाल के प्रभाव बताऊं किस पर, दाब का प्रभाव, मतलब प्रेशर पर प्रभाव। यदि किसी का प्रेशर बढ़ गया तो ध्वनि क्या होगी, यदि प्रेशर कम हो गया तब ध्वनि क्या होगी। देखो, ध्वनि की चाल दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दाब बढ़ाने या घटाने पर ध्वनि की चाल में अपरिवर्तन रहता है। मतलब यदि प्रेशर, किसी का प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, प्रेशर यदि मान लो किसी एरिया का प्रेशर इंक्रीज हो गया या कम हो गया तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना बढ़ाने पर ना ही घटाने पर। लेकिन फर्क किस पे पड़ेगा, टेम्परेचर यदि आप बढ़ाओगे, तापमान बढ़ाओगे तब फर्क पड़ेगा 101%। तब क्या फर्क पड़ेगा, ये देखो ताप का प्रभाव देखो, माध्यम में ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। जैसे जैसे गर्मी होगी, ठीक है, इस एरिया के अंदर गर्मी होगी तो क्या है ध्वनि की चाल भी क्या है बढ़ेगी। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर क्या है कि ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड क्या बढ़ जाएगी। ठीक है, 0.61 मीटर प्रति सेकंड क्या ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। इस बात को आप याद रखना। ठीक है, आगे देखो, ध्वनि की चाल में आर्द्रता का प्रभाव, मतलब ह्यूमिडिटी का प्रभाव, जो मतलब जैसे ह्यूमस नहीं होती, ह्यूमिडिटी का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वायुयुक्त, ठीक है, नमीयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु घनत्व से कम होता है। मतलब यदि घनत्व की बात करूं, किसका घनत्व कम होता है, नमीयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। तो किसका घनत्व कम हो गया, नमीयुक्त वायु का घनत्व। अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमीयुक्त वायु की चाल अधिक होगी। जैसे आपने देखा ना, जब बारिश वगैरह का मौसम होता है, ठीक है, तो यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है एरिया की तो क्या हमारी जो ध्वनि की चाल है वो क्या बढ़ जाती है, हमें दूर दूर तक आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, ये था मतलब कहने की बात, क्या तापमान बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, और यदि ह्यूमिडिटी या आर्द्रता बढ़ेगी तब भी ध्वनि की चाल बढ़ेगी, और जब दाब पड़ेगा तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपसे पर में क्वेश्चन पूछाता है, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक जो मान लो जो सॉलिड की बात करूँ तो किसमें, एल्यूमिनियम के अंदर होती है। एल्यूमिनियम में 6420 की चाल होती है। वायु के अंदर आपने बता दी 332 होती है। यदि बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है किसके अंदर, कांच के अंदर, ठीक है, 5640, और एक अल्कोहल के अंदर, ठीक है, 1213। ठीक, इस बात को याद रखना आप। ठीक है, ये थोड़ी टेबल है, इसको ध्यान से देख लेना, इसको याद कर लेना। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी कम पूछा जाता है लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, लोहे के अंदर होती है, एल्यूमिनियम के अंदर होती है, या द्रव में या गैस में। ठीक है, इस बात को याद रखो। ध्वनि के लक्षण, मैं ध्वनि के लक्षण की बात करूँ, ध्वनि के कितने लक्षण है, ध्वनि के 3 लक्षण है। सबसे पहले बोलते हैं प्रबलता, तावरता और गुणवत्ता। मतलब लाउडनेस, मतलब प्रबलता मतलब लाउडनेस, मतलब किसकी कितनी भारी आवाज़ है। ठीक है, आवर्ता मतलब पिच की बात करेगा। ठीक है, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी की बात करेगा। ठीक है, अभी देखते हैं तीनों चीज़ में क्या क्या फर्क है, क्या क्या होता है। देखो, प्रबलता की बात करूँ, प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसमें ध्वनि कोई तेज या कोई मंद सुनाई नहीं देती। मतलब क्या कि ये एक अभिलक्षण है, मतलब इससे क्या ना तो ध्वनि अधिक सुनाई देगी ना ही अधिक मंद सुनाई देगी, मतलब कम सुनाई देगी। ठीक है, इसका क्या ध्वनि प्रबलता का स्तर व्यक्त करने का मात्र एक फोन है। ठीक है, ध्वनि का क्या, ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्र एक फोन है। इस बात को याद रखना। आगे बात करूँ पिच, पिच पे डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है। पिच पे से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। पिच क्या होती है, तावरण क्या होता है, तावरण ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि की मोटी व पतली कहा जाता है। मतलब लड़कों की आवाज़ क्या होती है, मोटी होती है, लड़कियों की आवाज़ पतली होती है। किस पे डिपेंड करता है, वो इसी पिच के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, पिच किसकी कितनी होगी तो आवाज़ कैसी होगी। ठीक है, अभी देखो
तावरण आवर्ती पर निर्भर करता है, मतलब जो तावरण है वो आवर्ती पर निर्भर करेगा, मतलब जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उस पर निर्भर करेगा, क्या पिच उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, ध्वनि की आवर्ती अधिक होने पर तावरण अधिक होगा। ठीक है, मतलब जिसकी पिच अधिक होगी उसकी उतनी ही क्या है, आवर्ती भी अधिक होगी, और जिसकी जितनी आवर्ती अधिक होगी उसकी उतनी ही क्या है, पतली आवाज़ होगी, उसकी ध्वनि पतली की पतली आवाज़ होगी। और एग्जाम में क्या है कि क्वेश्चन घुमा के पूछता है, वो पूछता है निम्नलिखित में से किसकी आवर्ती और ठीक है तावरण अधिक होगा। ठीक है, तो पतली आवाज़ किसकी होती है, लड़कियों की होती है, तो लड़कियों की क्या है, इसमें पतली आवाज़ होगी। यदि आवर्ती कम होने पर आवर्त कम होगा और ध्वनि मोटी होगी। यदि बॉयज़ की बात करूँ, बॉयज़ की क्या है कि आवाज़ मोटी होती है, वो किस पर डिपेंड करती है, पिच के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, जिसकी जितनी आवर्ती या तावरण, ठीक है, जितना अधिक आवर्ती होगी या जितना अधिक तावरण होगा उतनी ही आवाज़ क्या पतली होगी, और जिसका आवर्ती और तावरण कम होगा उसकी उतनी ही मोटी आवाज़ होगी। ठीक है, आगे देखो बात करें गुणवत्ता मतलब क्वालिटी की बात करें। ठीक है, ध्वनि का वह लक्षण जिसके अंदर हम समान प्रबलता समान तावरण की ध्वनि का अंतर प्रतीत करते हैं, मतलब एक ऐसा लक्षण जिसके क्या है समान प्रबलता, मतलब लाउडनेस भी बिल्कुल समान है, और क्या समान तावरण मतलब पिच भी उसके अंदर समान है, और ध्वनि के अंदर अंतर जो होता है वो हम प्रतीत करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे ही गुणता कहते हैं। ठीक है, ध्वनि की गुणता ठीक है संधि स्वरों की संख्या क्रम अपेक्षित रूप पर निर्भर करती है। ठीक है, ये थे क्या तीन लक्षण, किसके, ध्वनि के तीन लक्षण थे। आगे बात करेंगे ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मतलब ध्वनि की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेंगे। देखो माध्यम में किसी बिंदु पर, देखो माध्यम में किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता, माध्यम में किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु के एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड पर लंबवत होकर गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। मतलब ध्वनि जो माध्यम हो गया, ठीक है, माध्यम के किसी बिंदु, देखो माध्यम हो गया, माध्यम के किसी बिंदु, ये बिंदु हो गया। ठीक है, जैसे ये देखो ये इसके अंदर ध्वनि ऐसे जा रही है, तो ये माध्यम का उस बिंदु हो गया। ठीक है, माध्यम के उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु के एकांक क्षेत्र, ये बिंदु हो गया, इस बिंदु का एकांक क्षेत्र, ठीक है, एकांक क्षेत्र तल से लंबवत मतलब बिल्कुल लंब, बिल्कुल लंब, बिल्कुल 90 डिग्री से होने वाली ऊर्जा के बराबर होगी, उसे क्या बोलते हैं, उसे ही ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। और जो ध्वनि की तीव्रता है उसका जो मात्रक है, उसका मात्रक क्या है, बेल है, याद रखना, उसका मात्रक क्या है, बेल है, इस बात को याद रखना। ध्वनि को निरपेक्ष तीव्रता की वाट मीटर प्रति सेकंड, मतलब ध्वनि की निरपेक्षता की बात करूँ वो क्या है, वाट मीटर, ठीक है, क्यों में व्यक्त कहते हैं। बेल एक बड़ा मात्रक है, अंत व्यवहार के अंदर छोटा मात्रक क्या है, डेसीबेल। ठीक है, डेसीबेल क्या है, छोटा मात्रक, और डेसीबेल के अंदर डी छोटा होता है और बी कैपिटल होता है, इस बात को याद रखना आप। ठीक है, जो बेल का 10वां भाग है, मतलब जो बेल का क्या है 10वां भाग है, मतलब मैं यदि बात करूं जो बेल होगा, जो बेल होगा वो इक्वल टू क्या है 10 डेसीबल के बराबर होगा, इस बात को याद रखना। एक बेल बराबर क्या होगा, 10 डेसीबल के बराबर होगा, क्योंकि इसका 10वां भाग है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता स्रोत व दूरी वर्ग के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, जो ध्वनि की तीव्रता होगी वो स्रोत व दूरी वर्ग के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगी, और व्यायाम वर्ग का अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, वो तो क्या था, ठीक है, और आवर्ती के वर्ग अनुक्रमानुपाती के माध्यम से घनत्व का क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो एक सेकंड आगे देखो, मनुष्य की अधिकतम समर्था क्या है, 95 डेसिमल है, मतलब क्या मनुष्य क्या 95 डेसिमल की वस्तु क्या है सुन सकता है, 95 डेसिमल से ऊपर वाली वस्तु नहीं सुन सकता, और इससे अधिक तीव्रता मनुष्य नहीं सुन सकता। मतलब जो मनुष्य है वो कितनी तीव्रता तक सुन सकता है, 95 डेसिमल तक क्या है सुन सकता है, इस बात को याद रखना। और 95 डेसिमल की बात करूं तो याद रखना। अभी देखो प्रबलता, ध्वनि व तीव्रता का संबंध, इनका क्या क्या संबंध है। ठीक है, जो आपकी प्रबलता है वो क्या है log I के बराबर होगा। I क्या है यहाँ पर, ध्वनि की तीव्रता, मतलब यदि जो लाउडनेस है वो क्या है अनुक्रमानुपाती क्या है log L के, और L कहाँ पर है, सॉरी I, और I क्या है यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता क्या है, I है। अभी देखो प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता के अंदर अंतर क्या क्या है, अंतर आप ध्यान से देखना। अंतर क्या है, प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है, ये मैंने आपको बताई थी, और इसके कारण क्या ध्वनि तेज व मंद सुनाई देती है, इसके कारण क्या है ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है, ये बात रखना। और तीव्रता में क्या है, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का परिणाम है, और ध्वनि संचरण दिशा के लंबवत
किए गए इकाई के क्षेत्रफल प्रति सेकंड से गुजरती है। ठीक है, अगली बात करो, प्रबलता क्या है? चेतना संबंधित है और ध्वनि की तीव्रता विशिष्ट है। ठीक है, प्रबलता को मापा नहीं जा सकता, ध्वनि तीव्रता को मापा जा सकता है। और ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं? बेल या डेसिबल के अंदर, आपको मैंने बताया था। प्रबलता सुनने वाले कान अनुघेरे पर निर्भर करती है और ध्वनि क्या है? तीव्रता वह सुनने वाले कान अनुघेरे पर निर्भर नहीं करता। इस बात को आप याद रखना। आगे देखो, ध्वनि स्रोत के दूर के बिंदु और ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता का उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति के कान व सुनने पर निर्भर करती है। मतलब प्रबलता की किस पर डिपेंड करेगी? प्रबलता डिपेंड करेगी जो आपकी बात सुन रहा है उसके कान पर डिपेंड करेगी कि वो कितनी हमारी बातें सुन रहा है, प्रबलता उस पर डिपेंड करेगी। इस बात को आप याद रखना। और तीव्रता क्या है कि जो तीव्रता का हर बिंदु क्या हर जगह समान होता है, हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल समान होता है। आगे देखो, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि मतलब इको। जैसे आपने सुना होना, यदि आप पहाड़ वगैरह के एरिया में गए तो आप एक बात बोलते हो, ठीक है, जैसे कोई भी आपने आवाज़ बोली, ठीक है, और उसी टाइम, ठीक है, एक आवाज़ और निकली दूसरी साइड से, मतलब आपकी आवाज़ क्या रिफ्लेक्ट होकर वापसी आई, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही प्रतिध्वनि बोलते हैं, इको बोलते हैं। देखो, जब ध्वनि की तरंगे दूर स्थित एक दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होता है, उसे क्या बोलेंगे? उस परावर्तित ध्वनि को परिवर्तित। जैसे ये लगा लो कि एक व्यक्ति था, ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक पहाड़ है, ठीक है, उसने आवाज़ लगाई, आवाज़ आपकी गई, टकराकर फिर वापसी आ गई, ठीक है, मतलब आपको आवाज़ क्या वापसी सुनाई देना, ठीक है। और दूसरी बात, जो प्रतिध्वनि सुनने के लिए क्या न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो न्यूनतम दूरी कितनी है? 17 मीटर या 16.6 मीटर क्या होनी चाहिए, ठीक है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना है? 1.10 सेकंड तक रहता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि जो ध्वनि है, ठीक है, जो ध्वनि है जो कान पर कितना फर्क पड़ेगा? 1.10 सेकंड तक क्या उसका प्रभाव रहता है। अगली बात देखो, ध्वनि अपवर्तन के कारण दिन की अपेक्षा रात को अत्यधिक सुनाई देती है। मतलब जो ध्वनि है वो क्या रात को अधिक सुनाई देती है। मतलब जैसे हम देखते हैं कि रात को हमारी आवाज़ दूर दूर तक चली जाती है, लेकिन दिन में आवाज़ हमारी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती। उसका कारण क्या है? ध्वनि का अपवर्तन है, ठीक है। अपवर्तन क्या है ये मैं आपको अगले चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा, अपवर्तन आगे आएगा। आगे बात करें अनुनाद, ठीक है, अनुनाद रेजोनेंस की बात करें। इसमें क्या होगा? जब कोई वस्तु में कंपन संभावित आवर्ती या किसी चाल व बल व कंपन की आवर्ती के बराबर है तो वस्तु अत्यधिक आयाम व कंपन करने लगती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं, ठीक है। मतलब जब कोई वस्तु कंपन की संभावित आवर्ती या चालक बल के कंपन की आवर्ती के बराबर होती है तो वस्तु बहुत अधिक आयाम या कंपन करने लगती है, और इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को अनुनाद कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, ध्वनि का व्यक्तीकरण, ठीक है। ध्वनि का व्यक्तीकरण की बात करूं, ध्वनि का व्यक्तीकरण क्या है? ठीक है, जब समान आवर्ती मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सेम और आयाम के दोनों ध्वनि तरंगे एक साथ एक बिंदु पर पहुंचती है और उस ध्वनि की ऊर्जा पुनः वितरण हो जाती है, उस ध्वनि क्या बोलेंगे? उस घटना को ध्वनि का व्यक्तीकरण कहते हैं। मतलब इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, जब व्यक्ति की जो मतलब जो आवाज़ जो एक समान मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका एम्पलीट्यूड मतलब उसकी आवर्ती या आयाम दोनों ध्वनि तरंग एक साथ एक ही बिंदु पर पहुंचते हैं, ठीक है, और उसे पुनः वितरण करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम ध्वनि का व्यक्तीकरण बोलेंगे। जैसे देखो, यदि कोई दो तरंगे उस बिंदु पर एक कला मतलब एक फेज पर पहुंचती है और वहाँ ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, वहाँ ध्वनि की तीव्रता क्या है? अधिक होगी, और इसे समपोषी, इसे क्या बोलेंगे? समपोषी व्यक्तीकरण बोलेंगे। और यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती है तो ध्वनि की तीव्रता क्या न्यूनतम हो जाएगी, और इसे विन्यासी व्यक्तीकरण कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करें ध्वनि का वितरण, ध्वनि का वितरण बात करें। ध्वनि तरंग दैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है। जब इस कोटि में कोई अवरोध ध्वनि मार्ग आ जाए तो अवरोध के कारण मुड़कर आगे बढ़ जाती है, इस घटना को क्या बोलेंगे? ध्वनि की वितरण बोलेंगे। जैसे आपने देखा होना, यदि कोई भी आवाज़ है, जैसे ये लगा लो कि आप एक बंद कमरे के अंदर बैठे हो, ठीक है, जैसे मैंने बिल्कुल कमरा बंद है, मैंने आवाज़ दी तो आवाज़ क्या है? आपकी बाहर जाएगी, किसी न किसी वस्तु से टकराकर आपकी आवाज़ बाहर निकल जाएगी, और जैसे बाहर निकलेगी तो क्या है? मतलब उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे डिस्ट्रैक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, ध्वनि का वितरण। आगे देखो,
डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले पूछा था डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है। डॉपलर इफेक्ट ध्वनि से संबंधित है, इस बात को आपको याद रखना। देखो क्या होता है, जब किसी ध्वनि का श्रोता व श्रोता के बीच की अपेक्षित दूरी, अपेक्षित गति होती है और श्रोता ध्वनि की आवृत्ति व वास्तविक आवृत्ति अलग अलग सुनाई पड़ती है, उसे क्या बोलेंगे, डॉपलर का प्रभाव बोलेंगे। मतलब कहने की बात होगी, यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति आपकी बात सुन रहा है, अपेक्षित गति होती है उनकी, मतलब जो आपने बात बोली उसको सुनाई देगी। ठीक है, उसको सुनाई देगी और जो उसकी उन दोनों की क्या आवृत्ति अलग अलग सुनाई दे, ठीक है, अलग अलग सुनाई दे, उसे क्या बोलेंगे, डॉपलर इफेक्ट बोलेंगे। आगे देखो मैक संख्या। मैक संख्या होती है किसी माध्यम व किसी पिंड की चाल, उस माध्यम व ताप व दाब व उन्हीं परिस्थिति पर ध्वनि की चाल के अनुपात व उस वस्तु के माध्यम को मैक संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब जो किसी कोई माध्यम हो गया, कोई पिंड की चाल होगी और उसी माध्यम में, ठीक है, कोई माध्यम के अंदर देखो कोई पिंड है, कोई वस्तु है, वस्तु की कोई चाल है और उसी माध्यम में ताप और दाब उन्हीं परिस्थितियों में क्या चाल के अनुपात या उसी माध्यम पर है, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड के परास्पर ध्वनि कहलाएगी। यदि मैक संख्या क्या आपकी 1 से अधिक है तो क्या कहलाएगी, ठीक है, आपकी पराध्वनिक कहेगी। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की तो ध्वनि की चाल क्या अति प्राधिक कहलाती है, इस बात को याद रखना। आगे बात करें स्टॉक वेव। स्टॉक वेव कहते हैं जब पिंड की चाल प्राध्वनिक हो जाती है तो इसके पीछे माध्यम का शंक्वाकार विस्फोट छोड़ती है और उस विस्फोट के संचरण को प्राघाती तरंगे कहते हैं। ठीक है, प्राघाती तरंगे किसे कहते हैं, जब कोई पिंड की चाल प्राध्वनिक हो जाती है तो उसके पीछे जो माध्यम होता है वो क्या शंक्वाकार विस्फोट छोड़ती है और उसी विस्फोट को क्या बोलते हैं, प्राघाती तरंगे कहते हैं। ये था आज का हमारा चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।